अपन ने क्या कर लिया था, ए यहाँ तक की बात कर ली थी कि ए उस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या मान लिया था अपन ने, 1 मान लिया था, यूनिटी मान ली थी। आई बात समझ? तो तुम्हारे पास में जो रेट का फॉर्मूला क्या बन रखा था, वहाँ पे रेट इज इक्वल टू था के ए और ये क्या भैया बी, यही तो था अपने पास में। इसके पावर यहाँ पर क्या थी ए, इसके पावर क्या थी बी। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में के, और इस के को अपन ने क्या माना था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। यहाँ तक की बात कर ली थी, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बना लीजिए इसको, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। आई बात समझ? यस या नो? अब अपन इसकी यूनिट कैलकुलेट करेंगे। ये जो तुम्हारे पास में के है इसका यूनिट चेक करेंगे। अब अपन यूनिट के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आप मेंशन करना यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसके बाद यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक का मात्रक, ठीक है। तो यूनिट देखिए कैसे निकालेंगे कि तुम्हारे पास में यहाँ पे है रेट, यूनिट की कैलकुलेशन करेंगे रेट अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है ना, और उसकी पावर यहाँ पर क्या भाई एन, यही है। इस वे में मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की बात चल रही है यहाँ पे, तो रिएक्टेंट उसको कंसंट्रेशन टर्म में ही आप लिखोगे। रिएक्टेंट जो है उसे कंसंट्रेशन टर्म में ही तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो अब हम क्या बोलें कि K जो है K इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर क्या भैया n। यस या नो? यहाँ पे ये जो dx है वो भी क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है। ये जो dx है कंसंट्रेशन ऑफ, याद करो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये भी तो कंसंट्रेशन ही तो है। और ये क्या है टाइम। तो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो सब जगह कंसंट्रेशन की यूनिट लिख लो। अच्छा, टाइम जो है उसकी यहाँ पे मैं टाइम मेंशन कर लेता हूँ कि उसकी यूनिट सेकंड होती है, टाइम की यूनिट। ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है, या मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि ये भी तो कंसंट्रेशन है और ये भी तो टाइम है। टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन और इसकी पावर क्या भैया n। तो ये मेंशन किया जाता है कि कंसंट्रेशन की यूनिट मेंशन कीजिए, मोल लीटर इनवर्स, टाइम की सेकंड मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे सेकंड मान के चलेंगे अपन, इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की टर्म क्या होगी यूनिट, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ इसकी पावर क्या भी n। आई बात समझ? इसको आप ऊपर लेके जाइए तो क्या मेंशन करोगे, यहाँ से मैं यहाँ बना देता हूँ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनटू, ये ऊपर गया, ठीक है ना, तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव में, मोल लीटर इनवर्स और माइनस n, यही तो हुआ। यस है ना? अब आप देखिए इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों की क्या है बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यही तो पढ़ते हैं अपन, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स
1 पावर एड हो जाएगी, तो 1 प्लस माइनस एन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन, और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो ये है तुम्हारे पास में, सॉरी के, तो ये तुम्हारे पास में किसकी यूनिट आ गई, के की यूनिट आ गई तुम्हारे पास में। ये बना लीजिए एक बार आप। इस फॉर्मूले से अपन किसी भी ऑर्डर की यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी ऑर्डर के लिए के की यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अपन, अब मैं बना लो एक बार इसको। चलिए आगे, आगे देखिए। देखिए मेंशन करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या है देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि क्या है, एक तो ध्यान देना ये एक्सपेरिमेंटल होता है, आई बात समझ, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ध्यान देना थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है। यानी कि किसी रिएक्शन को देखते आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या है। जैसे अपन देखते हैं ना कोटि किसी भी रिएक्शन की, बोले सर हमें तो पता है, तो वो क्या हो आपको इसलिए पता है कि आप उसको क्या कर देते हो, उसको लर्न करते हो, उसको रिमेम्बर करते हो, याद करते हो उसको, तब जाके उसकी ऑर्डर पता चल सकता है। भाई किसी कैलकुलेट मान को जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको याद करते हो आपकी ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अपन ब्रह्मा जी नहीं है कि कोई भी रिएक्शन हमें दी गई और हमने उसका ऑर्डर बता दिया, पॉसिबल नहीं है ऐसा। आगे बात समझ में, आगे देखिए। मेंशन करना यहाँ पे द सम ऑफ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना द सम ऑफ द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म in rate law, in rate law, the sum of the power of concentration, power of concentration term in rate law, power of concentration term in rate law,
हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, वेग नियम में सांद्रता की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। समझना जो बात बोली है ये देखिए कि जब तक किसी भी रिएक्शन के लिए, बात को समझना, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लो गिवन नहीं है, यानी कि किसी का रेट यदि गिवन है, रेट लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है तुम्हारे पास में कंसंट्रेशन की पावर, ये है रेट लो। आई बात समझ? तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, इस रेट लो को देखने के बाद में ऑर्डर क्या हो गया, रिएक्शन का ऑर्डर तुम्हारे पास में आया n। ये जो पावर है यही ऑर्डर है। अब यहाँ पे अपन कोई भी जो है एलिमेंट्री रिएक्शन उनके लिए ऑर्डर देखेंगे, तो वो ऑर्डर आप तभी ही देख पाओगे जब उसका रेट लो लिखा हुआ हो। तो देखना कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये A और A प्लस ये B और B और इसका बना दिया अपन ने प्रोडक्ट, ये बनाया। तो इसके लिए मैं अलग अलग, इस रिएक्शन के लिए अलग अलग रेट लो लिख के बताता हूँ, तो आप उसका ऑर्डर बताना। मैंने बोला R जो है वो तुम्हारे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A और B, सुनना भैया, और इसकी पावर यहाँ है A, इसकी पावर है यहाँ पर क्या भाई B, ये है। आ गई बात समझ में? तो इसके लिए ऑर्डर निकालना है, तो ये मैंने बोला R इज इक्वल टू क्या है K A की पावर A, सुनना भैया अच्छे से, B की पावर क्या भैया B। अब इस ऑर्डर से आपने जब इसका ऑर्डर फाइंड किया तो यहाँ पर आपने ऑर्डर निकाला, ऑर्डर निकालोगे तो इसका क्या आएगा A प्लस B, यानी कि जो कंसंट्रेशन है उनकी पावर ही तो उसका क्या है ऑर्डर है, समझना। अब इसी रिएक्शन के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया A, और ये जो कंसंट्रेशन है ये A के पावर में नहीं है, मतलब जो इसकी कंसंट्रेशन है ये जो तुम्हारे पास में A, ये कंप्लीट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। समझना बात को कि मान लीजिए इसके 500 मॉलिक्यूल हैं और इसके भी 500 मॉलिक्यूल है, समझना। अभी इस रिएक्शन में दोनों ने इसके भी 500 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, इसके भी 500 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो गए, इस वजह से ये इसकी पावर में आ गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसके ये हैं यहाँ पे इसके 250 ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्या आ रहे हैं 250। अब इन 250 को मैंने क्या है अल्फ़ा वर्ड से डिनोट किया, यहाँ पे भी इसके 250 ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसको भी मैंने अल्फ़ा से बीटा से इन्वॉल्व किया, ठीक है ना। तो इसका जो रेट लो है एक्सपेरिमेंटली ये देखने के बाद में, तो कि तुम्हें ये गिवन होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे कि ये अल्फ़ा हो गया और यहाँ पे B ये बीटा हो गया, तो क्या हो गया R इज इक्वल टू K A की पावर अल्फ़ा और B की पावर क्या भाई बीटा। तो अपने पास में यहाँ ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। आई बात समझ? अब इसी के लिए क्या देखा गया है कि तुम्हारे पास में R डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मान लीजिए कि इस A के तो एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और B के भी एक ही मॉलिक्यूल, ये जो कंसंट्रेशन है एक टर्म में, मैथमेटिकली टर्म में यहाँ पे मेंशन है। अब A और B नहीं चल रहा, अल्फ़ा बीटा नहीं चल रहा, यहाँ पे 1 1 मेंशन कर दिया। तो इसी रिएक्शन के लिए ये है, ये जब आपको एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ हो तो आपको इसको बस सोल्व करना है। तो क्या बोलोगे K A की पावर 1 और B की पावर भी क्या हुई 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, सेकेंड ऑर्डर हो गया इसका। आई बात समझ में? इसी को अपन ने लिखा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A की पावर 1 और B की पावर क्या हुई 0, जीरो की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है ये, तो R इज इक्वल टू K A की पावर 1 और ये B की पावर क्या भैया 0, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 प्लस, ये तो कह रहा था सम 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या 1। ये बना लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ये कंप्लीट समझाया आपको ऑर्डर, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, पर ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, थ्योरेटिकल डाटा नहीं है।
बना लिया। और यहाँ पे लिखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी फ्रैक्शनल, कॉमा ज़ीरो और नेगेटिव, और नेगेटिव। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में समझना, अभिक्रिया की कोटि भिन्न, अभिक्रिया की कोटि भिन्न, कॉमा जीरो व ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। नेक्स्ट मेंशन करना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक मान है, प्रयोगात्मक मान है, थ्योरेटिकल मान नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है भैया, प्रयोगात्मक मान है। आ गई क्या बात समझ? यस या नो? तो किसी भी रिएक्शन के लिए आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, तभी ही आप उसका कोटि डिसाइड कर पाओगे, अदरवाइज उसकी कोटि डिसाइड नहीं कर पाओगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ इनकी आपको आपने याद कर रखा था, ना कि आपको इनकी कोटि पता है। जैसे कोई भी रिएक्शन है तुम्हारे पास में, ये रिएक्शन है 2N2O5 और ये है तुम्हारे पास में, ये जो प्रोडक्ट बना वो है NO2 और यहाँ पे क्या बना O2, ये प्रोडक्ट बना। अब NO2 कितने बनेंगे तुम्हारे पास में? यहाँ पे 4 बनेंगे। तो देखिए 4 बनेंगे तो रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन लिखी है अब आपके सामने यहाँ पे। अब आप लोगों को इसका ऑर्डर पता करना है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है तुम्हारे पास में, ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अब कई बुक में ये क्या है, ये ऐसे मेंशन है, इस वजह से आप इसको बोल पाओगे कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा NO2, ये NO2 ये कितना बना 2 और यहाँ पे आ गया हाफ O2, ये है। आई बात समझ? अब इस रिएक्शन में क्या है, इसने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी बच्चे ने ये देखा कि ऑर्डर के लिए यदि ये उसको ऑर्डर को वो थ्योरेटिकल मान के ये सोल्व कर लिया कि रिएक्शन के अंदर इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए सेकंड ऑर्डर हो गया। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यानी कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पर ध्यान देना, ये सेकंड ऑर्डर होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर होगी, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्यों, इसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अपने पास में है N2O5, ये N2O5 ब्रेक हुआ तो किस में कन्वर्ट हुआ? NO2 प्लस NO3 के अंदर कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ? NO2 एंड NO3 के अंदर कन्वर्ट हुआ। ये तुम्हारे पास में कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप है। और इस स्लो स्टेप को धीमा पद ही यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। इसका मैकेनिज्म मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या है। फिर सेकेंड मोल इन्वॉल्व हुआ N2O5 और इससे रिएक्शन किया NO3 ने। N2O5 NO3 ने रिएक्शन की, जिससे तुम्हारे पास में फिर क्या बना? अपने पास में यहाँ पे क्या बन गया? ये NO2 एंड NO3 इसका फॉर्मेशन हुआ। सेकंड जो तुम्हारे पास में बना N2O5 और NO3, तो यहाँ पे फिर बना NO2, ये सॉरी NO2 बना। ये जो तुम्हारे पास में NO2 बना है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या बना? NO2। ये NO2 बने कितने? 3 और साथ में बना O2। ये देखिए ये जो है ये फास्ट रिएक्शन है, समझना बात को। N2O5 NO3, देखिए 3 NO2, नाइट्रोजन यहाँ पे 3 ही है, बैलेंस हो रहा है सब कुछ। 5 6 7 8 देख लो, 8 ये ऑक्सीजन है। अब क्या कीजिए आप, रिएक्शन जब आप देखोगे तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि ये और ये क्या है? कैंसिल। इसकी ओवरऑल जब रिएक्शन आपने देखी तो ओवरऑल रिएक्शन, लेकिन आप समझना बात को कि ओवरऑल रिएक्शन जो लिखी जा रही है वो तो क्या लिखी जा रही है कि 2N2O5
यस या नो? फिर क्या लिखा, इसको ऐड कीजिए 4NO2 प्लस O2, यही तो लिखा। आई बात समझ में? लेकिन आपने देखा कि जो स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसके अंदर N2O कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसकी मैकेनिज्म से पता चल जाता है कि यहाँ पे एक ही ये इन्वॉल्व होता है, इस वजह से इसका जो रेट होता है ना, ये रेट लिखा हुआ था अपने पास में N2O5, इसलिए इसका जो ऑर्डर है, अब देखिए इसका ऑर्डर जो निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। आप लोग यहाँ से निकालने की कोशिश करते हो, आप लोग यहाँ से निकालने की कोशिश करते हो, कभी भी मत कर लेना यहाँ से निकालने की कोशिश, ये ध्यान रखना होता है अपने को। मैकेनिज्म, हर किसी रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म थोड़ी याद करने बैठो, लेकिन आपके पास में ये है, यदि किसी का मैकेनिज्म दिया हुआ है, यदि मैकेनिज्म गिवन है, तो उसके स्लो स्टेप से अपन उसका ऑर्डर बता सकते हैं। स्लो स्टेप के अंदर जो रिएक्टेंट जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे डिसाइड हो जाएगा कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना लीजिए। या तो तुम्हारे को रेट लो गिवन हो तब आप बता सकते हो ये चीज़, या तुम्हारे पास में क्या गिवन हो, स्लो स्टेप गिवन हो, तब आप ये चीज़ बता सकते हो। आई बात समझ? बना लिया? अब तुम्हारे पास में ये रिएक्शन ये दिया हो, तुम्हारे पास में 2NO2 की रिएक्शन करवाई आप लोगों ने F2 के साथ। किसके साथ में? F2 के साथ में। तो तुम्हारे पास में बना यहाँ पे 2NO2F, ये बना अपने पास में प्रोडक्ट 2NO2 है, ये प्रोडक्ट बना। लेकिन अब इसको देखने के बाद 2NO2 प्लस F2, ये देखने के बाद में यदि किसी बंदे ने ये बोल दिया कि ये तो इस रिएक्शन को देख के बोला कि इसके दो, भाई इस रिएक्शन को देख के किसी ने इसका रेट लिख दिया ना, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से लिख दिया, दैट मीन्स इसका रेट लिखने के लिए बोले, तो एक बात होता ना, मर्जी हाइपोथेटिकल रिएक्शन में चलती है। आई बात समझ में? इसके लिए ऑर्डर पूछ लिया, समझ में आ रही मेरी बात? अब इसका यदि ऑर्डर पूछा, हाइपोथेटिकल रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है तो अलग बात है। इसका जब ऑर्डर पूछा तो किसी ने बोल दिया, बोले ये 3 ऑर्डर, तो ये 3 ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा NO2, ये एक मोलिक्यूल और F2। आई बात समझ में? तो ये गिवन है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। आई बात समझ में? ये राइट इसका एक्सपेरिमेंटल ये है। थ्योरेटिकल उन्हीं के ऊपर बात करना जो तुम्हारे पास में हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन से मतलब कि यदि तुम्हारे को ये है A प्लस B और यहाँ पे प्रोडक्ट P, आपको पूछे कि इसके लिए ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 ऐसा है इसके लिए, तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, A की पावर 2। ये आपने हाइपोथेटिकल अब कुछ दे ही नहीं रखा, कुछ है ही नहीं मेंशन ही, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। बना लीजिए ये सारी चीज़ें, ये दोनों क्वेश्चन और बना लीजिए, जिससे ऑर्डर तुम्हारे को क्लियर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर हो जाएगी। तो ऑर्डर की बात हो गई यहाँ पे, सबने बना लिया होगा ऑर्डर। आगे चले हम अपन, आगे देखिए भी, मेंशन करना मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्यता। नया टॉपिक मेंशन कीजिए, सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेंशन करना मॉलिक्यूलरिटी।
मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्यता, अणु संख्यता। और ध्यान देना ये जो अणु संख्यता है ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। मॉलिक्यूलरिटी अणु संख्यता है वो थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये रिएक्शन में देख के अपन पता लगा सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है। आई बात सुन, तो कभी भी ऑर्डर को मॉलिक्यूलरिटी से मत जोड़ना आप लोग। यहाँ पे मेंशन करना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन नेवर जीरो, नेवर जीरो कॉमा फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव, एंड नेगेटिव, एंड नेगेटिव। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना अणुसंख्यता, किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता कभी भी जीरो, कभी भी जीरो, भिन्न व ऋणात्मक नहीं हो सकती, वह ऋणात्मक नहीं हो सकती। नेक्स्ट मेंशन करना मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू, मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू, इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना अणु संख्यता एक सैद्धांतिक मान है, अणु संख्यता एक सैद्धांतिक मान है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन एन इक्वेशन, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन एन इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना अणु संख्यता इज इक्वल टू, अणु संख्यता इज इक्वल टू, अणु संख्यता इज इक्वल टू अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या। नेक्स्ट मेंशन करना मॉलिक्यूलरिटी नेवर डिपेंड्स अपॉन बैलेंस इक्वेशन, मॉलिक्यूलरिटी नेवर डिपेंड्स अपॉन बैलेंस इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना अणु संख्यता, अणु संख्यता, अणु संख्यता अभिक्रिया के बैलेंस समीकरण पर निर्भर नहीं करती है। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन को बैलेंस करना। आई बात समझो कि इसका कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट हुए हैं, प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मॉलिक्यूलरिटी की। आपके पास में है ये H2 प्लस I2 और यहाँ पे बना तुम्हारे पास में 2HI। तो इस रिएक्शन के लिए थ्योरेटिकल मान, इस रिएक्शन के लिए यदि मॉलिक्यूलरिटी की बात करूँ मैं, मॉलिक्यूलरिटी की यदि बात करूँ तो यहाँ पे कितना है मॉलिक्यूलरिटी 2, क्योंकि H2 के एक मॉलिक्यूल, I2 का एक मॉलिक्यूल, दोनों दो मॉलिक्यूलरिटी हो गई। यदि मैंने इसको लिखा 2H2, यहाँ पे लिखा 2I2 और फिर बना तुम्हारे पास में 4HI। आई बात समझ। तो अब आपने इक्वेशन को बैलेंस किया है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं हो सकती, इसकी मॉलिक्यूलरिटी अभी भी क्या है 2 है। मैंने बोला पहले मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन बैलेंस इक्वेशन, आपने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है, ठीक है, तब भी 2 ही होगी। यदि आपने इसको मेंशन किया हाफ H2, अब मेंशन किया हाफ I2 और तुम्हारे पास में बना HI, तब भी इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ये I2 बैलेंस पे डिपेंड नहीं होगी मॉलिक्यूलरिटी कभी भी। ये बैलेंस कर रखा है आपने, इस इक्वेशन को बैलेंस कर रखा है आप लोगों ने। तो बैलेंस आप इस वे में कर सकते हो, तो बैलेंस का इसकी मॉलिक्यूलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बना लीजिए यहाँ तक की बात।
आई बात समझ। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के लिए एक डेफिनेशन क्या हो सकती है, मेंशन करना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, किसी मूल रासायनिक समीकरण में, किसी मूल रासायनिक समीकरण में, किसी मूल रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, कोमा, परमाणुओं या मूलकों की कुल संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्याता कहते हैं। कुल संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्याता कहते हैं। अभिक्रिया की अणुसंख्याता कहते हैं। आई बात समझ? यस या नो? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन मेंशन करना, लिखना इसमें द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और रेडिकल taking part in the fundamental chemical reaction is known as molecularity of the reaction, यही है सब कुछ समझने के बाद में डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ ही रही है। यस है ना? जैसे इसने जो बोला है उसके बेसिस पे अब समझ में आ गया होगा कि ये मॉलिक्यूल है, तो कितना मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल है। आई बात समझ? अभी भी आपको मॉलिक्यूल ही लेना है। यहाँ पे क्या लेना है आपको भाई, ये हाफ कर दिया तो ये एटम है कि नहीं है। आई बात समझ? तो आपको तो इसको कंसिडर करना है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब देखिए, मान लीजिए आपने क्या मेंशन किया, जैसे N2O5 और इससे बना तुम्हारे पास में यहाँ पे क्या NO2 और यहाँ पे O2, ये बना, ठीक है ना। तो इसके लिए जो मोलिकुलरिटी होगी, वो कितनी होगी? 1 होगी। मेंशन कर रहा हूँ, मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 1 होगी। यही तो बताया मोलिकुलरिटी। रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं? एक ही पार्टिसिपेट हो रहा है, इसलिए मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 1 होगी। आई बात समझ? इसके अंदर एक रिएक्शन मेंशन करना, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें देखना क्या होगा, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मोलिकुलरिटी की बात जब समझ में आएगी उसके बाद में मेंशन करना स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में छद्म कोटि की छद्म एक का अणु अभिक्रिया, छद्म एक का अणुक अभिक्रिया। और इसमें स्टेटमेंट लिखना सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इस अभिक्रिया में
इस अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं, इस अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं, अतः अभिक्रिया द्विअणुक है, अतः अभिक्रिया द्विअणुक है। लेकिन इस अभिक्रिया में जल बहुत अधिक मात्रा में होने से इसकी सांद्रता में कोई मापनीय परिवर्तन नहीं होता है, और केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता में ही परिवर्तन होता है, एथिल एसीटेट की सांद्रता में ही परिवर्तन होता है। अतः अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि एक होगी। ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म एकाअणुक अभिक्रिया कहते हैं, आई बात समझ में? छद्म एकाअणुक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेना पहले, फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे। मेंशन करना, टू मॉलिक्यूल आर टेकिंग पार्ट इन दिस रिएक्शन, जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, टू मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस रिएक्शन, टू मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस रिएक्शन, hence reaction is bimolecular, but here water is in axis and there is not any measurable change in its concentration, and there is change in concentration of ester only. Thus rate of reaction will be proportional to the first power of the concentration of ethyl acetate. This type of reaction are known as pseudo-unimolecular reaction. देखिए क्या है, होगा क्या कि तुम्हारे पास में जो ये एस्टर है, इस एस्टर की रिएक्शन, जब भी ये तुम्हारे पास में एस्टर है और इस एस्टर की रिएक्शन तुमने जब वाटर के साथ में करवाई, तो वाटर क्या है, यहाँ एक्सिस में होगा, और ये किसका फॉर्मेशन करेगा, तुम्हारे पास में फॉर्मेशन करेगा, ये एसिड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में ये क्या बनाएगा, ROH। तो इस रिएक्शन के लिए जो रेट होगा, रेट यहाँ पे रेट इज इक्वल टू K, और ये कंसंट्रेशन किसकी, CH3COR, इसकी पावर 1 कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा इस रिएक्शन के लिए, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, लेकिन इसकी जो मोलिकुलरिटी होगी, वो कितनी आएगी, 2। तो ये तो 2 होगा, आई बस ऑर्डर क्या होगा, 1। ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए था,
लेकिन ऑर्डर क्या है 1, क्योंकि रिएक्शन में ओनली पार्टिसिपेट ये कर रहा है। बना लीजिए इसको। बना लिया। अब देखिए यहाँ एग्जाम में आपसे पूछा जाता है अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्याता में अंतर। तो टॉपिक मेंशन कीजिए अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्या में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आई बात समझ में? तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, मोलिकुलरिटी और मोलिकुलरिटी, और इधर आप मेंशन कीजिए ऑर्डर। ये पूछता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, भैया इसको। और इसमें मेंशन करना अणुसंख्यता की तरफ मेंशन करना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणु अथवा आयनों की संख्या। अणुसंख्यता के लिए मेंशन करोगे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणु अथवा आयनों की संख्या। ऑर्डर की तरफ मेंशन कीजिए कोटि, हिंदी में बोला जाता है कोटि। इसमें मेंशन करना अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं अथवा आयनों की संख्या है जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ये डिसाइडेबल होना चाहिए कि अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट मेंशन कीजिए सेकंड, यह एक सैद्धांतिक पद है जिसे मूल अभिक्रिया से ज्ञात किया जा सकता है। यह एक सैद्धांतिक पद है जिसे मूल अभिक्रिया से ज्ञात किया जा सकता है। इधर आप सेकंड मेंशन कीजिए अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है। फिर नीचे मेंशन करना थर्ड स्टेटमेंट, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अणुसंख्यता का मान कभी भी जीरो भिन्न व ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ऑर्डर में लिख लूँ, अभिक्रिया की कोटि 0 ऋणात्मक व धनात्मक हो सकती है। 0 अभिक्रिया की कोटि एक सेकेंड 0 हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव तो वही हो सकती है। नेक्स्ट मेंशन करना, संपूर्ण अभिक्रिया की अणुसंख्यता का कोई अर्थ नहीं होता है। संपूर्ण अभिक्रिया की अणुसंख्यता का कोई अर्थ नहीं होता, मीनिंगलेस होती है। कंप्लीट रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन में ही अणुसंख्यता की बात की जा सकती है।
आई बात समझ में। नेक्स्ट मेंशन करना, अभिक्रिया की कोटि संपूर्ण अभिक्रिया की होती है। अभिक्रिया की कोटि संपूर्ण अभिक्रिया की होती है। नेक्स्ट मेंशन करना आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, और इसमें लिखना डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, इधर मोलिकुलरिटी होगा इधर ऑर्डर होगा। लिखना द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम कोमा मोलिक्यूल और आयन टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। उधर मेंशन करना द नंबर ऑफ एटम्स कॉमा मोलिक्यूल्स और आयन ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, on which the rate of reaction depends, the rate of reaction depends। सेकेंड मेंशन करना it is a theoretical, it is a theoretical, it is a theoretical term, it is a theoretical term comma can be known from the fundamental reaction, from the fundamental reaction। सेकेंड लिखना it is experimental value, it is experimental value। थर्ड लिखना molecularity never zero comma fractional comma negative। इधर मेंशन करना order of reaction may be zero comma fractional and negative। नेक्स्ट मेंशन करना molecularity of overall reaction cares no meanings, meaningless है भैया। इधर लिखना order is of the reaction, order is of the overall reaction। आ गई बात समझ में। अब अपने पास में यहाँ मोलिकुलरिटी हमने देख ली है, ऑर्डर हमने देख लिए है, हमने सब यूनिट वगैरह देख लिए है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले किन के ऊपर, ये जो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, पर इनको पता करने से पहले अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। वो आना चाहिए अपने को, क्या आना चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए ये फिजिकल ये केमिकल काइनेटिक पढ़ने के लिए। तो आप टॉपिक मेंशन कीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण। ये मैं पहले ही समझा रहा हूँ ताकि बीच बीच में आपको समस्या नहीं आए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण। ठीक है ना। और इसके अंदर देखो कौन कौन से ग्राफ देखेंगे। फर्स्ट देखना y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ देखेंगे एक तो। सेकंड जो ग्राफ होगा वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ग्राफ देखेंगे। थर्ड जो ग्राफ है वो देखेंगे y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स ग्राफ देखेंगे। फोर्थ जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी ग्राफ देखेंगे। आए बस। नेक्स्ट जो ग्राफ है फिफ्थ वो है y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ देखेंगे। एक देखेंगे सिक्स नंबर पे y इज इक्वल टू एम अपॉन एक्स। ये सारे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, इनके ऊपर अपन बात करेंगे। आए बस हम वन बाय वन अपन इसके ऊपर लेते हैं जितने भी अपन एक बार ये जो ग्राफिकल आप एक बार समझ लोगे तो उसके बाद में आपको समस्या नहीं होगी किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए। आई बात समझ। फर्स्ट अपन लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ, y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ। तो ध्यान देना किसी भी ग्राफ पे ये जो y मैंने मेंशन कर रखा है ये है x एक्सिस। ये किस पे जाएगा, x एक्सिस पे जाएगा। ये किस पे जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा। इधर ये किस पे जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा। आई बात समझ। ये y एक्सिस पे जाएगा और ये हमेशा क्या है, इसे बोलेंगे स्लोप। क्या बोलेंगे, स्लोप। इसे बोलते हैं ढाल।
आई बात समझ में? ये क्या होता है एक्स, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये एक्स एक्सिस पे जाएगा, ये y एक्सिस पे जाएगा। तुम्हारा एक्स एक्सिस क्या है, ये अपने पास में एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये इधर कौन आएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये मेंशन करोगे, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारे पास में और ये वाई एक्सिस है। तो ये वाई और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास में एक्स, इनके बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे समझना आप हमेशा कि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स, एक पॉजिटिव वैल्यू है क्या। पॉजिटिव वैल्यू जब भी तुम्हारे पास में यहाँ साइन पॉजिटिव आए, साइन पॉजिटिव है तो ये क्या जाएगा तुम्हारे पास में, साइन पॉजिटिव होने पर ये अप डाउन चलेगा। आई बात समझ में? अपवार्ड चलेगा ग्राफ, नेगेटिव साइन होने पर डाउनफॉल चलेगा ग्राफ, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, यदि आपने इसको यूँ मान लो, ये एक्स एक्सिस मान रखा है, तो इनको चेंज कर दो भैया, ये वाई एक्सिस रहेगा, ये एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है ना। तो मेंशन करो ये एक्स, ये क्या है, ये एक्स, ये क्या है वाई, तो ये एक अपफॉल जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी तुम्हारे पास में, और इसका जो ढाल होगा इस रिएक्शन का वो क्या होगा, एम होगा। ये आगे काम आएंगे, ये सारी चीज़ें बना लो। ये आगे जब ग्राफ बनाओगे ना, इस टाइप के ग्राफ बनाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बात बताई गई, क्या बात बोली गई थी। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी। ठीक है, ये ग्राफ बना लेना एक नंबर पे, y इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ बना लेना भैया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके ऊपर बात करें अपन, y और यहाँ पे x, तो ध्यान देना ये जो x है यहाँ पे ये है अंतःखंड, अंतःखंड है, ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे ये अब देखो ये साइन कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन हमेशा अपफॉल आएगा, हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, हमेशा अपफॉल। तो ये तुम्हारे पास में ये जो बचा है उस किसी ग्राफ में, ये क्या है, इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट होगा, जिसे क्या बोलते हैं अपन, सी, अंतःखंड है ये। और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास में, एम। ये क्या है, स्लोप को तो डिनोट करता है। ये दो ग्राफ बना लीजिए, यहाँ तक का बनाइए एक बार फटाफट। सारे ग्राफ करेंगे तभी अपन जो ऑर्डर वगैरह बनाएंगे ना, तो वहाँ रिएक्शन में काम आएंगे। ये ड्यूरिंग द रिएक्शन तुम्हारे पास में ये सारी चीज़ें काम आएगी।